एवरीवन वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज से शुरू करेंगे 2020 का जो सीएसआई नेट आर्ट साइंस का क्वेश्चन पार्ट बी से शुरू करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कह दिया है कंपोज्ड कंपेयर टू द अर्थ नेपच्यून इज अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स फर्दर अवे फ्रॉम द सन। इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन वुड बी डेज। ब्रैकेट में क्या यहाँ पे क्या दिया है, नेपच्यून ईयर में मांगा गया है। ठीक है, पहले तो ये जो नेपच्यून ईयर क्या है, अर्थ ईयर क्या है, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, लाइक जैसे कि हमारा अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए उसे 365 डेज टाइम लगता है, और उसे ही हम एक साल बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं। वैसे नेपच्यून का भी नेपच्यून ईयर मतलब नेपच्यून कितने टाइम में सन का एक रिवॉल्यूशन एक राउंड लगाता है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन नेपच्यून ईयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ होता, मतलब कितना अर्थ ईयर होगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, आर स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, देन T1 T2 लेके R1 R2 लेके ये वाला जो मतलब टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन हम निकालते हैं। ठीक है, पर जैसे कि यहाँ पे नेपच्यून ईयर में पूछा गया है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन नेपच्यून ईयर कितना होगा, 1। क्योंकि 1 नेपच्यून ईयर इज इक्वल टू द टाइम और द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन ऑफ नेपच्यून। ठीक है, ये मतलब एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू फॉर्मूला यूज करके प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मतलब कॉमनली पूछा जाता है, मतलब अर्थ ईयर के रेस्पेक्ट में नेपच्यून का कितना ईयर होगा या कितना टाइम रिवॉल्यूशन के लिए वो लगाएगा। पर जैसे कि यहाँ पे नेपच्यून ईयर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, देन क्या दे, द शेप ऑफ अर्थ इज लाइक दिस। ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। जियोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम द जियोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए कि आवर शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड कैसे दिखता है, ये जैसे ये वाला जो है ऑब्लेट स्फेरॉइड, ये लेफ्ट वाला, एंड राइट वाला प्रोलेट स्फेरॉइड। ठीक है, ऑब्लेट मतलब जो हमारा अर्थ जो है इक्वेटर में थोड़ा बोल्ज आउट होता है, इक्वेटोरियल बोल्जिंग उसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो शेप दिखाता है, वो क्यों दिखाता है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। ये इक्वेटोरियल रीजन में अर्थ थोड़ा ऐसे बल्ज आउट होता है, एंड पोलर रीजन में ऐसे स्क्वीज आउट होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो पोलर रेडियस वो कम होता है और इक्वेटोरियल रेडियस वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप। ठीक है, और ये वाला हो गया प्रोलेट स्फेरॉइड शेप। ठीक है, so our earth is the shape of our earth is oblate spheroid. Then क्या दिया है, which one of the following mineral determines the strength of earth continental crust। ठीक है, ऑफिशियल आंसर के में इसका आंसर दिया है क्वार्ट्ज। ठीक है, पर ऐसे हम देखा जाए तो हमारा जो अर्थ का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल कौन मिलता है, फेल्ड्सपर मिलता है, सबसे ज़्यादा फेल्ड्सपर, देन सेकंड नंबर क्वार्ट्ज आता है। ठीक है, उसी हिसाब से देखा जाए तो फेल्ड्सपर का जो स्ट्रेंथ होगा वही डिटरमाइन करेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का स्ट्रेंथ क्या होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में फेल्ड्सपर मिल रहा है। पर एज पर द ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे क्या दिया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ क्वार्ट्ज मिनरल। ठीक है, ये थोड़ा आप याद रख सकते हो या क्रॉस चेक करवा सकते हो, क्योंकि सीएसआई नेट में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो कभी कभी गलत दे दिया होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फेल्ड्सपर ऑप्शन में नहीं होता तो क्वार्ट्ज डेफिनेटली होता है। ठीक है, अगर फेल्ड्सपर है तो फेल्ड्सपर होना चाहिए, ये थोड़ा आप देख लीजिए खुद से। देन कहते हैं, इफ द एटीट्यूड ऑफ टू लिम्स ऑफ ए फोल्ड वाज मेजर्ड एज ए 263 डिग्री। ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये स्ट्राइक को दिखाता है, ये डीप अमाउंट, ये डीप डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्राइक डायरेक्शन, डीप अमाउंट, डीप डायरेक्शन, ये वाला सीक्वेंस में ये रहता है।
ये जो नोटेशन होता है, तो दो लिम्स का जो स्ट्राइक कितना है 263 डिग्री, 351 डिग्री, डीप अमाउंट 29 डिग्री, 40 डिग्री, एंड डीप डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है। देन क्या पूछ रहे हैं, द फोल्ड एक्सिस विल प्लॉन्ज इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। फोल्ड एक्सिस का प्लॉन्ज कौन से डायरेक्शन में होगा वो पूछ रहा है। ठीक है। पहले तो फोल्ड एक्सिस क्या है आप थोड़ा यहाँ से समझो। फोल्ड एक्सिस बेसिकली क्या होता है कि ये जो फोल्ड का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो हमें मिलेगा वो होगा फोल्ड एक्सिस। ठीक है। तो जो फोल्ड एक्सिस क्या करता है, हाईएस्ट पॉइंट को मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको मतलब जहाँ पे दो लिम्ब सेपरेट होते हैं। ठीक है। बेसिकली ये कॉमन लाइन आप बोल सकते हो, दो लिम्ब के बीच में कॉमन लाइन है। एंड इन केस ऑफ द सिमेट्रिकल फोल्ड, द फोल्ड एक्सिस एंड हिंज लाइन आर इक्वल। ठीक है। जो फोल्ड एक्सिस है वही हिंज लाइन है। ठीक है। तो वो क्या करता है, दोनों लिम्ब के बीच जो कॉमन डायरेक्शन होता है उससे यहाँ पे जैसे जो फोल्ड एक्सिस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, कभी कभी ऐसे ये प्लॉन्जिंग, जैसे ये फोल्ड अगर प्लॉन्ज करता तो ये फोल्ड एक्सिस भी प्लॉन्ज करता। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लीम और दोनों जो लीम है उनके डीप डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे एक का डीप डायरेक्शन नॉर्थ है, दूसरे का ईस्ट है। तो फोल्ड एक्सिस का डीप डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ ईस्ट, सिंपल, क्योंकि उनका जो कॉमन डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोल्ड एक्सिस का प्लॉन्ज होगा। ठीक है। तो ये ऐसा करता हूँ, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा मतलब विजुअलाइजेशन का जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जो है वो थोड़ा विजुअलाइजेशन करना होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो थ्योरेटिक मतलब ये हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है, पर इसमें क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट होता है लाइक फोल्ड एक्सिस क्या है, हिंज लाइन क्या है, ठीक है, लीम्स किसे बोलते हैं, ये थोड़ा बहुत आपको मतलब विजुअलाइजेशन के द्वारा समझना पड़ेगा। ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रीज ऑन अर्थ। मिड अटलांटिक रीज, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट इंडियन रीज, कैल्सवर्थ। सबसे जो फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रीज है वो क्या है, ईस्ट पैसिफिक रीज। ठीक है। वो क्या करता है, जो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड में एक मतलब जो मिड ओशनिक रीज क्रिएट होके ये स्प्रेड हो रहा है, उसका जो रेट ऑफ स्प्रेडिंग है सबसे ज़्यादा है। ठीक है। उसका रेट ऑफ स्प्रेडिंग सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन ही है। ठीक है। तो जो ऑब्स्टेकल वो फेस करना चाहिए, जो कंटिनेंट्स ईस्ट पैसिफिक राइज से जो नियरेस्ट कंटिनेंट्स वगैरह है वो सबसे दूर है। ठीक है। तो उसे फ्री स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए, इसलिए जो ईस्ट पैसिफिक रीज होता है वो सबसे फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रीज होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। देन मिड अटलांटिक रीज जो है ये सबसे बड़ा माउंटेन चेन है, अर्थ का सबसे बड़ा माउंटेन चेन मिड अटलांटिक रीज होता है। ठीक है। वैसे करके साउथ ईस्ट इंडियन रीज के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट आपको चेक करना है, और कार्लसबर्ग रीज का जो थोड़ा बहुत मतलब फैक्ट आपको चेक करना है। ठीक है। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिसकन्फर्मिटी। डिसकन्फर्मिटी बेसिकली क्या होता है, इज ए टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी होता है। ठीक है। अनकन्फर्मिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ कॉमन टाइप्स हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि ये रहा डिसकन्फर्मिटी, ये एंगुलर अनकन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मिटी। ठीक है। अनकन्फर्मिटी बेसिकली क्या होता है, नॉन डिपोजिशनल टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। नॉन डिपोजिशनल टाइम पीरियड मतलब जो सेडिमेंट का ऐसे डिपोजिशन हुआ है, मतलब हो रहा होता है जहाँ पे और सेडिमेंटेशन का डिपोजिशन ना होके इरोजन स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम वहाँ पे जो मतलब सरफेसेस क्रिएट होता है उसे बोला जाता है अनकन्फर्मिटी। ठीक है। वो क्या करता है, जो नीचे वाला अनकन्फर्मिटी के ऊपर कोई एक एज होगा, नीचे कोई एक एज होगा, तो वो दोनों एज को सेपरेट करता है। ठीक है। दोनों एज के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम करता है। ठीक है। और उसका बहुत सारा टाइप है, जैसे लाइक एंगुलर अनकन्फर्मिटी, अगर लेट सपोज मतलब सेडिमेंट का ऐसे डिपोजिशन हो रहा है, देन एक टाइम आ गया और डिपोजिशन स्टॉप हो गया, और उसी टाइम क्या हो गया कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये जो स्ट्रेटा वगैरह फॉर्म हुआ था ये टिल्ट हो गए। ठीक है। टिल्ट हो गए, देन टेक्टोनिक एक्टिविटी खत्म हो गए,
उसके बाद और मतलब फिर से मतलब सेडिमेंटेशन शुरू हुआ हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है, नीचे वाले लेयर और ऊपर वाले लेयर के बीच में एंगुलर रिलेशन देखने को मिलता है। तो इससे बोला जाता है एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ठीक है। नॉन कन्फर्मिटी किसे बोला जाता है, अगर नीचे इग्नियस इंट्रूजन है और उसके ऊपर सेडिमेंटरी सीक्वेंस डिपोजिशन हो रहा है तो उसे बोला जाता है नॉन कन्फर्मिटी। ठीक है। डिसकन्फर्मिटी क्या है, डिसकन्फर्मिटी ये बोलता है कि जो लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस नियरली हॉरिजॉन्टल होता है, ये नियरली हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट होते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्या होता है, मतलब डिपोजिशन स्टॉप हो जाता है, इरोजन शुरू हो जाता है। ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल इरोजन करता है, उसके बाद फिर से डिपोजिशन शुरू होता है, तो उसे बोला जाता है डिसकन्फर्मिटी। ठीक है। तो इसलिए ये डेफिनेशन आप देख लीजिए डिसकन्फर्मिटी का क्या है, एक गैप इन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड वेयर द स्ट्रेटा बिलो एंड अबव एन इरोजनल सरफेस आर हॉरिजॉन्टल, नियरली हॉरिजॉन्टल होता है। अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस जो स्ट्रेटा होता है नियरली हॉरिजॉन्टल होता है, उसे बोला जाता है डिसकन्फर्मिटी। देन क्या बोल रहा है, इन द अर्थ इंटीरियर द इंक्रीज ऑफ PUA वेलोसिटी एट 670 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी इज कॉज्ड बाय द फेज ट्रांजिशन फ्रॉम डेज टू डेज। ये वाला जो फेज ट्रांजिशन आपको याद रखना है कि 440 पे एक फेज ट्रांजिशन, दूसरा कितना 510, तीसरा 670। ठीक है। यहाँ पे अल्फा स्पिनल और ओलिविन जो है बीटा स्पिनल को कन्वर्ट होता है। ठीक है। मतलब ओलिविन कन्वर्ट होता है वार्डसेलाइट से, है ना, ओलिविन से वार्डसेलाइट, देन वार्डसेलाइट से रिंगोडेट, देन रिंगोडेट प्लस गार्नेट मिलके क्या देते हैं, पेरोव्स्काइट। ठीक है। तो यहाँ पे जो गार्नेट जो है रिंगोडेट से मिलके 670 से नीचे हमें पेरोव्स्काइट प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो पेरोव्स्काइट होता है वो एक हाई प्रेशर टेम्परेचर को झेलने वाला मिनरल होता है, जो कि हमें लोअर मेंटल में देखने को मिलता है। लोअर मेंटल पूरा जो पेरोव्स्काइट से बना हुआ होता है, जिसका जो रेजिस्टेंस होता है हायर प्रेशर टेम्परेचर को लेके वो सबसे हाई होता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ से गार्नेट से पेरोव्स्काइट फॉर्म होता है 670 डिग्री डिसकंटिन्यूटी में। ठीक है। और ये जो डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी को अब डिसकन्फर्मिटी से रिलेट मत करना। ठीक है। वो दोनों अलग चीज है। डिसकन्फर्मिटी जो है वो डिपोजिशन के बारे में बता रहा है, डिसकंटिन्यूटी जो है वो अर्थ का सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। मतलब सेस्मिक वेलोसिटी जहाँ पे चेंजेस होता है वहाँ पे उसको डिमार्केट करता है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। इसे बोला जाता है सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी, डिसकन्फर्मिटी अलग होता है। ठीक है। सो 670 किलोमीटर पे गार्नेट कहाँ पे कन्वर्ट होता है, पेरोव्स्काइट पे कन्वर्ट होता है। ठीक है। गार्नेट टू पेरोव्स्काइट। देन क्या दे है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लीवेज प्लेन। ठीक है। कैल्साइट इस थ्री सेट क्लीवेज, गैलेना बी थ्री सेट क्लीवेज। तो कैल्साइट और गैलेना के बीच में डिफरेंस क्या है, गैलेना जो है थ्री सेट क्लीवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड कैल्साइट जो है थ्री सेट क्लीवेज नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। कैल्साइट जो रंबर्डल क्लीवेज दिखाता है, फ्लोराइड फोर सेट क्लीवेज दिखाता है, स्पाइलराइट सिक्स सेट क्लीवेज दिखाता है ना। ठीक है। तो ये थ्री सेट, ये थ्री सेट, तो सबसे ज्यादा किसका है, स्पाइलराइट का, ये याद रखना है, स्पाइलराइट का सिक्स सेट क्लीवेज है। देन क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट GOE इन द अर्थ हिस्ट्री। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट बेसिकली क्या है कि बेसिकली ये आर्कन प्रोटोजिक बाउंड्री नियरली 2.4 बिलियन एज में देखने को मिला था। ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया थे वो क्या करते थे, वो जो मतलब सियानो बैक्टीरिया थे, वो एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव करते थे और क्या करते थे कि ऑक्सीजन को रिलीज करते थे। ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज करते करते क्या हो गया कि ऑक्सीजन का अमाउंट इतना ज़्यादा हो गया कि उन एनारोबिक बैक्टीरिया खुद खुद मतलब एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है। तो वो खुद के जो ऑक्सीजन सिक्रेशन के वजह से खुद ही मतलब एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है। वो खुद के एक्सटेंशन के लिए खुद ही जिम्मेदार है। ठीक है। जैसे अभी क्या होता है कि मतलब जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, रेपिड जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो उसके वजह से क्या हो गया,
धीरे धीरे मतलब हमारा अर्थ जो एक्सटेंशन की ओर जा रहा है कि ह्यूमन का एक्सटेंशन हो जाएगा, जैसे प्रेडिक्शन वगैरह हो गया कि अगले 10 10 साल या 20 सालों में सी लेवल का मात्रा इतना ज़्यादा हो जाएगा या टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, वो नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब हम खुद ही हमारे डिस्ट्रक्शन के जिम्मेदार है, ठीक है। हम मतलब हमारा जो सराउंडिंग्स है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसे ही हम खुद खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके वजह से वो क्या करेगा, इतना एक हार्श कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, वो हम ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट इतना बढ़ गया था कि जो एनारोबिक कंडीशन में जो सियानोबैक्टीरिया रहते थे, वो उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो उसे ही बोला जाता है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। उसी टाइम में हमें सबसे ज़्यादा जो बेंडेड आयरन फॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो आयरन का आयरन क्या होता है कि ऑक्सीडाइज होके सेडिमेंटरी रॉक जैसे लेयर लेयर होके जमा हो गया था, ठीक है। तो उसी एज से मतलब अभी तक हमें उसी एज से पहले सबसे कम मतलब हमें बेंडेड आयरन फॉर्मेशन उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बाद हमें बेंडेड आयरन फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट किसको डिमार्क करता है, आर्कन प्रोटोजिक बाउंड्री को डिमार्केट करता है, ठीक है। देन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल इज डिवॉइड ऑफ आयरन। सिंपल सा क्वेश्चन है, काओलिनेट जो कंपोजिशन है उसमें आयरन का कोई नामो निशान ही नहीं होता है, ठीक है। देन क्या है, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स आर एक्सपोज्ड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। प्री कैम्ब्रियन रॉक बेसिकली क्राटोनिक रीजन में और सील्ड रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, भुज हो गया, ये कोई क्राटोनिक रीजन में नहीं होता है। पर जो दिल्ली अरावली फोल्ड बेल्ट होता है, हम पढ़ते हैं ना दिल्ली क्रैटन या अरावली क्रैटन, दिल्ली अरावली जो मतलब सुपर ग्रुप होता है, उसका एज क्या है, प्री कैम्ब्रियन एज के अंदर वो आता है, ठीक है। देन कहते हैं एक्सटेंसिव लिविंग कोरल्स रीफ्स ऑकर इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इसका आंसर है कावाराती। ये क्या है, ये बेसिकली हमारा जो लक्षद्वीप है उसका कैपिटल है, ठीक है। लक्षद्वीप, वहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पे जो जो टूरिज्म सबसे ज़्यादा क्यों है, जैसे मालदीव हो गया या लक्षद्वीप हो गया, उसमें टूरिज्म का सबसे ज़्यादा होने का कारण वहाँ पे कोरल सैंड देखने को मिलते हैं, वाइट वाइट कलर कोरल सैंड जो बड़े अट्रैक्टिव दिखते हैं, ठीक है। सालो सी में कोरल का जो मतलब इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमें कोरल रीफ देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो कवरती जो होता है सब वहाँ पे हमें कोरल रीफ देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सटेंसिव लिविंग कोरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इन इनहिबिट्स प्लेट मोशन, ठीक है। पहले तो आपको ये वर्ड का मतलब समझना होगा। इनहिबिट्स का मतलब है अपोज करना, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। प्लेट मोशन को कौन रिस्ट्रिक्ट करता है, बेसल ड्रैग, ठीक है। जो बेसल ड्रैग लाइक पहला क्या था, स्लैब पुल, रीज पुश एंड ट्रेन सक्शन, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लेट मोशन के लिए, ठीक है। सबडक्शन के लिए क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है। पर जो बेसल ड्रैग है, जहाँ मतलब ये जो सबडक्शन हो रहा है, ऐसे ऐसे सबडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये नीचे है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वजह से जो बेसल ड्रैग होता है, ये क्या करता है, ये सबडक्शन को स्लो कर देता है, ठीक है। सबडक्शन के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसल ड्रैग जो है वो इनहिबिट्स द प्लेट मोशन, वो मतलब अपोज करता है प्लेट मोशन को, ठीक है। देन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक ऑपरेशन वुड गिव ए रिजल्ट सिमिलर टू एन ऑपरेशन टू 6 बाय सिमेट्री एक्सिस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिस्टल एफ में आपने पढ़ा होगा कि 6 बार जहाँ पे जिस सिंबल में है, वो हम ऐसे लिखते हैं 3/m, ठीक है। 6 बार मतलब 6 फोल्ड रोटो इन्वर्सन जो है, 3 फोल्ड सिमेट्री विथ परपेंडिकुलर मिरर प्लेन वही है, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ फेस 6 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ फेस 6 है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली 6 बार का मतलब ये होता है कि जो मतलब एक फेस हमें मिल रहा है, ठीक है। और सिमिलर सा फेस हमें कहाँ मिलेगा, 90 डिग्री रोटेट करेंगे, देन उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम ऊपर 3 फेस आ जाएंगे,
और नीचे भी 3 फेस आ जाएंगे, ठीक है। ये जो सिंबल है ये 3/m को दर्शाता है, और ये 6 बार भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो फेस है, ये देखो, ये जो फेस है हमें उल्टा कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है, तो रोटो 6 बार हो गया, मतलब ऐसे 6 फेसेस मिलते हैं कि 6 रोटो इन्वर्शन फेसेस मिलता है। तो इसलिए सिंपल सा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3-fold सिमेट्री एक्सिस विथ ए मिरर प्लेन परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। देन कहते हैं ए टेक्सचर इन ए ग्राफिक ग्रेनाइट कैन रिप्रेजेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द अल्बाइट सिलिकॉन बाइनरी सिस्टम। ये टर्मिनोलॉजी है ग्राफिक ग्रेनाइट, ठीक है। ग्राफिक टेक्सचर आपको पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन के वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। ग्राफिक हो गया, ग्रानोफायरिक हो गया, ये क्या होगा, ये साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू मिनरल जब साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइज होते हैं तब उसी टाइप का टेक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है। जो ग्राफिक ग्रेनाइट है वो कैसे फॉर्म होता है, साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अल्बाइट एंड सिलिका, ठीक है। एक बाइनरी सिस्टम में, ये एक बाइनरी सिस्टम है, ठीक है। जो क्रिस्टलाइजेशन यूटेक्टिक पॉइंट में होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, क्योंकि ये वाला कंपोजिशन जैसे हम लेते हैं, पहले ये देता है, देन ऐसे आता है, ऐसे करके जब यूटेक्टिक पॉइंट मतलब लोएस्ट पॉइंट में पहुंचता है, तब ये ए वाला मिनरल और बी वाला मिनरल यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइज होते हैं, ठीक है। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, लाइक 42:58 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक रेशियो में यहाँ पे साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहीं पे ही हमें क्या देखने को मिलता है, ग्राफिक टेक्सचर देखने को मिलता है। और इन केस ऑफ ग्राफिक ग्रेनाइट at eutectic point we saw the albite silica simultaneous crystallization of albite and silica, ठीक है। then कहते हैं the masses of earth crossed its mantle and core in the ratio of 7:690:303, then their contribution to the earth gravity field will be in the ratio of dash, ठीक है। अर्थ ग्रेविटी फील्ड के साथ जो मास का रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी फील्ड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, GMM/r²। GMM/r², तो जो मास है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सेम टू सेम, तो उसका प्रोपोर्शन अगर सेम है तो अगर मास का रेशियो जितना है, ग्रेविटी का रेशियो भी उतना होगा, क्योंकि उन दोनों का प्रोपोर्शन तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। देन क्या दे, the Earth's magnetic field in the mantle is zero everywhere due to the high temperature increasing sharply with depth, decreases sharply with depth, attains a finite constant value, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था पहले आप समझो। मतलब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या करता है, वो मेंटल में विथ इंक्रीजिंग डेप्थ इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या जनरेट करता है, एक मोल्टन स्टेट में, जो मेंटल में क्या होता है, जो मिनरल्स मोल्टन स्टेट में होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जनरेट बाय द मोशन ऑफ मोल्टन आयरन एंड आउटर कर इन द मेंटल द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस शार्पली ड्यू टू द, दो रीजन होता है, एक होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, एक होता है मैग्नेटिक डिफ्यूजन, ठीक है। ये दोनों जो फिनोमेना अर्थ के मंडल में देखने को मिलता है, ठीक है। वो क्या करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। मेंटल में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए वो इंड्यूस करता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि वोट व्हिच इन टर्न जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करता है मोल्टन स्टेट में मेंटल में, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो वो क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज होगा। देन दूसरा रीजन है मैग्नेटिक डिफ्यूजन, ठीक है। मैग्नेटिक डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्यूज होता है, मतलब एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू द मेंटल इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ विथ डेप्थ, ठीक। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि मेंटल का जब हम बात कर रहे हैं
वहां पे क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है शार्पली विथ डेप्थ, ठीक है। उसका दो रीजन है, वो भी कभी पूछ सकता है कि याद रखना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक डिफ्यूजन की वजह से अर्थ के मेंटल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन डेप्थ, ठीक है। देन कहते हैं यहाँ पे सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 आर द प्रिंसिपल स्टेसेस, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज यूनिएक्सियल, ठीक है। यूनिएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस में स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, बाकी दोनों जीरो है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन जैसे देख रहे हो कि दोनों मतलब दो एक्सिस में जीरो फोर्स है और एक एक्सिस में नॉन जीरो है, ठीक है। मतलब ये दोनों हो गया यूनिएक्सियल, दोनों सेम ही ऑप्शन दे दिया है। हालांकि आंसर की में सी दिया है, बी भी आंसर हो सकता है, ठीक है। बी सी दोनों यहाँ पे आंसर है क्योंकि दोनों सेम टू सेम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 27 days periodicity of magnetic storm observed on earth is attributed to days। जो अर्थ जो सन का पीरियोडिसिटी होता है, पीरियोडिसिटी मतलब खुद के अराउंड जो रोटेशन होता है वो कितना होता है, 27 अर्थ डे होता है, हला, ठीक है। कहने का मतलब यह है सन एक अपने अराउंड एक रोटेशन करने के लिए 27 डेज लगाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक स्टर्म, मैग्नेटिक स्टर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक स्टर्म मतलब जो एनर्जाइज्ड पार्टिकल सन से इमिट होते हैं वो कहाँ से फॉर्म होता है, जहाँ पे हाई मैग्नेटिक एंड लो टेम्परेचर रीजन होता है सन में। लेट्स सपोज ये सन है, ठीक है। ये सन है और ये अर्थ है, ये सन है अप्रोक्सीमेट, ये अर्थ है, ठीक है। ये 3D में आप थोड़ा इमेजिन करो, ये अपने अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सनस्पॉट है, सनस्पॉट जो रीजन होता है वो क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड लो टेम्परेचर रीजन होता है, ठीक है। और यहीं से ही जो एनर्जाइज्ड पार्टिकल सोलर स्टॉर्म के सोलर स्टॉर्म के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है, एंड अर्थ को बम्बार्ड करते हैं, ठीक है। एंड अर्थ में यहाँ पे अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो क्या करता है, वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है आयनोस्फीयर में। आयनोस्फीयर जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सोलर रेडिएशन, ठीक है। ये जो सनस्पॉट अर्थ के सामने है, तो ये दूसरे बार यहाँ पहुंचने तक उसे 27 डेज लगेगा, ठीक है। So the 27 days periodicity of Earth's magnetic storm observed on Earth is due to the rotation of sun around its axis, ठीक है। सन को उसके एक्सिस में रोटेट करने के लिए 27 डेज लगता है, इसलिए नियरली अराउंड हर 27 डेज में वो मैग्नेटिक जो सोलर स्टॉर्म वो प्रोड्यूस करता है। इसलिए क्या होता है कि हमें क्या देखने को मिलता है, एरोरास देखने को मिलता है, ठीक है। एरोरास कहाँ देखने को मिलते हैं, पोलर रीजन में ज़्यादा हमें एरोरास देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोलर रीजन जो होता है वहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो थिन होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या होता है कि जो सोलर स्टॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है वो क्या करता है, सोलर स्टॉर्म को प्रोटेक्ट करता है अर्थ अर्थ में बॉम्बार्डमेंट के लिए। पर इन केस ऑफ यहाँ पे पोलर रीजन में हमें अरोरा के फॉर्म में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। वही होता है जो मैग्नेटिक स्टॉर्म या सोलर विंड उसे बोला जाता है, ठीक। देन कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ टू अर्थक्वेक एंड बी आर मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल है 6 एंड 7, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हो गया एक का 6, एक का 5, ठीक है। रेस्पेक्टिवली व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, द एनर्जी रिलीज इज 10 टाइम्स देन बी। मैग्नीट्यूड अगर 6 टाइम, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, सिंपली सेकिंग ऑफ अर्थ होता है, मतलब कितना जो मतलब रिक्टर स्केल में कितना ज़्यादा सेकिंग दिखा रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी मतलब वो यूज मतलब वो इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड जो है, इंटेंसिटी एक अलग फॉर्म में यूज होता है, द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना है वो उसको इंटेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। और रिक्टर स्केल में हम क्या मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल में हम जो कितना एक होता है इंटेंसिटी, एक होता है जो ग्राउंड मोशन कितना हुआ है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, द ग्राउंड मोशन इन केस ऑफ ए इज 10 टाइम
ग्रेटर देन बी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एनर्जी का बात कर रहे हैं, एनर्जी यहाँ पे ये 10 टाइम ना होकर 30 टाइम होता है, ठीक है। एनर्जी का बात अगर हम करेंगे, सिक्स सिक्स जो अर्थक्वेक है वो 30 टाइम लेस एनर्जी 30 टाइम मोर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है देन दैट ऑफ 5, ठीक है। एंड ग्राउंड शेकिंग जो है 10 टाइम्स, ठीक है। देन क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यूवेल आई मॉडल ऑफ ग्लोबल प्लेट मोशन द करेक्ट, ये एक मॉडल दिया गया था, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा गूगल करके देख सकते हो, रिसर्च पेपर वगैरह जो पब्लिश हुआ था उसमें क्या दिया था, जो प्लेट मोशन होता है, जो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जो एंगुलर प्लेट मोशन होता है उसमें क्या होता है, सबसे क्या पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहला जो साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन इंडिया, देन नाज़का, ठीक है। साउथ अमेरिका प्लेट का जो एंगुलर वेलोसिटी सबसे कम है, देन अंटार्कटिका, देन इंडिया, देन नाज़का, ठीक है। नाज़का जो एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। देन क्या द ड्यूरिंग द क्रेटासिस नॉर्मल सुपरक्रोन इज अबाउट 40 मिलियन, ठीक है। क्रेटासिस नॉर्मल सुपरक्रोन 40 मिलियन ईयर तक चला था, और ये जो सुपरक्रोन है ये सबसे ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट करने वाला नॉर्मल सुपरक्रोन है, ये थोड़ा आप याद रख सकते हो, ठीक है। उस टाइम क्या होता है कि सबसे मतलब जहाँ जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होता है, मैग्नेटिक जो रिवर्सल होता है, वो कुछ मतलब 3-4 मिलियन ईयर में फिर से मतलब रिवर्स हो जाता है, ठीक है। पर इन केस ऑफ क्रेटासियस नॉर्मल सुपरकन वो 40 मिलियन ईयर तक चला था, ठीक है। देन क्या है, द एज सैडोजन एज ऑफ सैडोजन ऑन अर्थ इज नियरली डेज। पहले तो ये साइटोजन क्या है आप ये इमेज से देख लीजिए, ठीक है। साइटोजन मतलब जैसे ये एस वेव का साइटोजन है, ठीक है। यह अर्थक्वेक जनरेट हुआ, तो ये जो एट्थ एस वेव का जो वाइब्रेशन है इस ये साइटोजन में हमें फील नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एस वेव आउटर कर्व में एब्सेंट में, तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट होकर जाके यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये वाले रीजन में हमें एस वेव का कोई प्रेजेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सेम टू सेम पी वेव का प्रेजेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के वजह से जो सबसरफेस में जो आउटर कोर इनर कोर एंड मेंटल के बीच में जो प्रॉपर्टीज वेरी करता है, डेंसिटी वेरी करता है, उसके लिए जो सेस्मिक वेव का रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, पी वेव में ये वाला रीजन 103 से 105, यहाँ से ये वाला रीजन, ठीक है। मतलब यहाँ से ये इतना कितना है, 103 से 150 कितना हो गया, नियरली मान के चल लो 45, ठीक है। 45 डिग्री, और ये टोटल कितना हो गया, 103 से 180, फिर 103 से 180, ये कंटिन्यूस है नियरली इसका 4 टाइम्स ये एस वेव साइटोजन है, ठीक है। सॉरी। सो द एस वेव साइटोजन इज नियरली 4 टाइम्स देन दैट ऑफ पी वेव साइटोजन, ठीक है। देन क्या दे, फॉर सेस्मिक वेव प्रोपगेशन द अर्थ एक्ट एज ए हाई कट फिल्टर, ठीक है। पहले तो आपको यह समझना है कि जो हाई कट फिल्टर को हम लो पास फिल्टर भी बोल सकते हैं, लो पास फिल्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड लो कट फिल्टर एंड हाई हाई पास फिल्टर ये दोनों सेम है, ठीक है। ये जो दोनों है वो सेम है, ठीक है। हाई कट फिल्टर का मतलब है हायर वेवलेंथ, ठीक है, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लो पास मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब कहने का मतलब है जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, वो एक्ट एज ए हाई कट फिल्टर। हाई कट फिल्टर कहने का मतलब है जो सिस्मिक वेव प्रोपागेट होते हैं, हाई हाई वेवलेंथ वाला सिस्मिक वेव भी सब सरफेस में पेनिट्रेट हो पाते हैं, ठीक है। देन दैट ऑफ लो वेवलेंथ मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ हाई मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, तो लो फ्रीक्वेंसी वाला वेव ही मतलब प्रोपागेट करते हैं, जिसके बदौलत हम क्रस्ट मेंटल कोर का बिहेवियर को स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो फॉर सेस्मिक वेव प्रोपागेशन अर्थ एक्ट एज ए हाई कट फिल्टर। देन कहते हैं द रे पाथ ऑफ ए बॉडी वेव प्रोपागेटिंग थ्रू एन आइसोट्रोपिक रेडियली सिमेट्रिक लेयर
अर्थ मॉडल इज दिस। बेसिकली क्या बोल रहा है कि सिमेट्रिकल आइसोट्रोपिक लेयर है, ठीक है। मतलब जो अर्थ सबसरफेस में अर्थ का जो लेयर है वो क्या है, वो सिमेट्रिकल, मतलब यहाँ से यहाँ अगर 2 किलोमीटर, देन ये लेयर भी 2 किलोमीटर, देन ये लेयर भी 2 किलोमीटर, देन ये लेयर भी 2 किलोमीटर, ऐसे करके है, ठीक है। तो ये सरफेस है, ये सब सबसे में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द रे पाथ ऑफ ए बॉडी वे प्रोपेगेटिंग थ्रू एन आइसोट्रोपिक रेडियल सिमेट्रिक लेयर, मतलब बॉडी वे प्रोपेगेट कर रहा है। हमें पता है कि जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे क्या करेगा कि जो डेंसिटी इंक्रीज होगा ड्यू टू द प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है। हायर प्रेशर की वजह से डेंसिटी इंक्रीज होता रहेगा, एंड ये जो लेयर है उनका थिकनेस सेम है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो जो बॉडी वेव का प्रोपेगेशन लाइक ऐसे हो रहा है, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, एक ऐसे, मतलब एक सिमेट्रिकल कोर पाथ में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा क्या कि रेडियली सिमेट्रिकल लेयर अर्थ मॉडल इज ए कोर पाथ ड्यू टू द लीनियर इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ डेप्थ, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर थिकनेस सेम है तो वेलोसिटी का लीनियरली इंक्रीज होगा, अगर थिकनेस कम ज़्यादा होता तो नॉन लीनियरली इंक्रीज होता ड्यू टू द इंक्रीज इन डेंसिटी और इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। देन नेक्स्ट इतना ही क्वेश्चन था। तो पार्ट बी के 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी का बाकी का क्वेश्चन देन पार्ट सी शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूँगा कि मैं टेलीग्राम लिंक का जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग थोड़ा वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि जो न्यू 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 अपडेट्स आएंगे, न्यू वीडियोस वगैरह आएंगे, मैं वहाँ पे मतलब सेंड कर दूंगा, ठीक है।